हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। जैसा कि आपको विदित है कि समाजशास्त्र विषय से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला, एक अभूतपूर्व श्रृंखला इस चैनल पर संचालित है। चूँकि परीक्षा में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गया, तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए आज हम सामान्य अध्ययन के सॉल्व्ड मॉडल पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर इन प्रश्नों पर आपका फीडबैक बेहतर रहा तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हाँ, एक बात और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो जीएस का पार्ट जो होता है वो आपके लिए मार्किंग होता है। अगर आप जीएस का पार्ट अच्छा कर दिए जाते हैं तो आपका पेपर बढ़िया होता है। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु किस देश के साथ करार किया गया है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हाल ही में भारत में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु किस देश के साथ करार किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, सिंगापुर, जापान। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। अर्थात भारत में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु जापान के साथ करार किया गया, जिसमें बुलेट ट्रेन का संचालन जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य प्रस्तावित है और ये कुल मिलाकर 505 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसमें 98,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आएगा और उसमें से 90,000 करोड़ रुपए जापान की तरफ से ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? आपको बताना है कौन सी दूरी की इकाई नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप पढ़ें कौन सी दूरी की इकाई और तुरंत फटाक से मार दिए पारसेक पे, क्योंकि पारसेक सबसे ऊपर दिया और आपको पता है कि पारसेक जो है दूरी की इकाई है, तो तुरंत आप उसी पे टिक कर दिए। ठीक, तो फटाफट काम मत कीजिए, कीजिए फटाफट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए। अब यहाँ पे क्या था? दूरी की इकाई नहीं है। ऑप्शन पारसेक, वर्गमील, प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गमील, क्योंकि ये लंबाई की नहीं, ये किसकी? क्षेत्रफल का मानक है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीना कुमार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। अब अगर बात करें हम इसकी कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति ऐसा कौन हुआ जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ, तो उसमें कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी साहब थे, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, आगे बढ़ते। प्रश्न है, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर। अब चूंकि थारू जनजाति से संबंधित एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर थारू जनजाति से संबंधित एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक, तो थारू जनजाति ही ऐसी है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, पीतांबरी किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन है आपका अलसी की, पीली सरसों की, सूरजमुखी की, मूंगफली की। तो यहाँ पे आपका पीतांबरी जो है ये पीली सरसों की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? पीली सरसों की एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर जिले में स्थित है। हाँ, इसका निर्माण कब किया गया? 1943 में, 1943 में इसका निर्माण किया गया। ठीक, और यहाँ की जो क्षमता है 33,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्रालय के अंतर्गत के नियंत्रण में है। ठीक, यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो हुआ था
वो 14 जनवरी 1945 को हुआ था। और हाल ही में जो हुआ है वो 11 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक दिवसीय मैच का आयोजन इसी स्टेडियम पर हुआ था। तो ये जो सारी जानकारियां थी ये कहाँ की थी? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर की। आगे बढ़ते हैं। एसडीआर एक प्रकार की मुद्रा है, यह किस देश या संस्था की मुद्रा है? ऑप्शन है नाबार्ड, इटली, एशियाई विकास बैंक और आईएमएफ। इसमें अब देखिए एसडीआर जो होता है ये क्या होता है, पहले हम देख लें एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक, विशेष आहरण अधिकार इसको कहा जाता है, जो कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुद्रा है। अब देखिए भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए आईएमएफ जो है अपने सदस्य देशों के लिए यही मुद्रा जारी करता है, एसडीआर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी अध्यक्षता आज तक किसी महिला ने नहीं की है। ऑप्शन है चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, उपयुक्त सभी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता आज तक किसी महिला के द्वारा नहीं की गई है। ठीक, जबकि योजना आयोग की अध्यक्षता भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग की अध्यक्षता वीसी रमा देवी द्वारा किया गया है। ठीक, तो इसमें केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो किसी महिला अध्यक्षता के अंतर्गत अभी तक संचालित नहीं हुआ है। हाँ, योजना आयोग, नीति आयोग दोनों एक ही है, योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आधारभूत संरचना के विकास के लिए आसान शर्तों और अल्प ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान कौन सा है? आधारभूत संरचना के विकास के लिए आसान शर्तों और अल्प ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन कौन सा है? ऑप्शन है विश्व बैंक, मुद्रा कोष, डब्ल्यूटीओ, उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या है? आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? विश्व बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कि किस दिए गए विकल्प में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया नहीं है। ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में अवश्य रूप से दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, ठीक, क्या हो सकता है? छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, संपूर्ण शांति हो। अब यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, ये एक सजीव कक्षा की स्थिति होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया है? ऑप्शन है सती प्रथा का अंत किसने किया है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, माउंटबेटन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए इस प्रश्न की व्याख्या में अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक, राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, ने
4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कराकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और उसका अंत किया। ठीक। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसको उदार जनरल गवर्नर, ठीक, उदार गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण कहां से होता है? ऑप्शन है, राज्य सरकारों द्वारा होता है, निजी संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा होता है, केंद्र सरकार द्वारा होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, वर्तमान में कौन भारत में मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन है जो वर्तमान में मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता वर्तमान में, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को, ठीक, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, किससे, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, ठीक, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखते हुए एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते। प्रश्न है, भारत में नए दौर के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? भारत में नए दौर के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपका, जुलाई 2001, जुलाई 1991, जुलाई 1990 और जुलाई 1995। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा जुलाई 1991। ठीक, ये आपका 16 जुलाई 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म अर्थात नए दौर के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। उस समय नरसिंहा राव जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक, 16 जुलाई 1991। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास उष्ण घास स्थल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है कि ये जो घास के प्रकार दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा घास है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है, पंपास, सवाना, डाउन्स, स्टेपी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सवाना घास का मैदान जो है ये सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में, या उष्ण कटिबंधीय देश है सूडान। अब देखिए सूडान कैसा देश है? उष्ण कटिबंधीय देश है। ठीक, स्टेपी कहाँ है? मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाना जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और कहाँ स्थित है? सूडान में। आगे बढ़ते, द हिंदू सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? ठीक, द हिंदू सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन है, इमाम दुर्खिम, मैक्स वेबर, महात्मा गांधी, हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। द हिंदू सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर। ठीक, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे विख्यात जो कृति इनकी है कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक, इमाम दुर्खिम की डिवीजन ऑफ लेबर और हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे जो है आप प्रश्न के अकॉर्डिंग जब चर्चा किया जाए तो द हिंदू सोशल सिस्टम के लेखक कौन से हैं? मैक्स वेबर। अगला प्रश्न, भूपटल की प्राचीनतम शैल निम्नलिखित में से कौन सी है?
आपको बताना है कि भूपटल की प्राचीनतम शैल निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है संगमरमर, आग्नेय, कायांतरित और औषाधी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय शैल। भूपटल की प्राचीनतम शैल जो है वो आग्नेय शैल है। ठीक, क्योंकि सभी अवसादी चट्टानें, जितनी भी अवसादी चट्टानें हैं, सब कहाँ से निर्मित हैं? आग्नेय से ही निर्मित हुई हैं। ठीक, और कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय और अवसादी दोनों से बनी हैं। ठीक, और संगमरमर जो है, संगमरमर कौन सा है? एक प्रकार का रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। ठीक, तो आग्नेय चट्टान जो है यही सबसे प्राचीनतम शैल या प्राचीनतम चट्टान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? सीमा, सियाल, मैंटिल, निफे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निफे। कौन सा? निफे। निफे जो है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को कहते हैं, जिसमें क्या होता है? निकिल और फेरस की प्रचुरता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? आपको बताना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 25। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसमें क्या है? अनुच्छेद 32 जो है उन नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रदान करता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व की बात यहां पे हो रही है। ठीक, घनत्व घट जाएगा। जब गर्म होगा तो उस पर क्या होगा? घनत्व में परिवर्तन आएगा, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ में जो होता है एक्सपेंशन होता है, प्रसरण होता है, और प्रसरण होने की स्थिति में क्या होगा? घनत्व घट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स की नहीं है? यहां देखिए पूछा गया है कौन सी कृति जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स की नहीं है। अब इसमें देखिए ऑप्शन, दास कैपिटल, उसके बाद जर्मन आइडियोलॉजी, अगला क्या है? द होली फैमिली, इसके बाद रीजनल सोशियोलॉजी। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी कृति ऐसी है जो कार्ल मार्क्स की नहीं है। तो इसमें आपका रीजनल सोशियोलॉजी जो बुक है ये किसकी है? ये आपकी राधा कमल मुखर्जी की है। ठीक, बाकी तीनों जो है ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, ऑप्शन, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना, साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात का सारांश करना और अकादमिक उपाधि प्राप्त करना। तो यहाँ पे शोध का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला पॉइंट सही है कि नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का सुविख्यात स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है? भारत का सुविख्यात स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन है आबू, कोणार्क, खजुराहो, धारचूला। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोणार्क। कहां पे है? कोणार्क पे। भारत का सुविख्यात स्वर्ण मंदिर
उड़ीसा के कोणार्क नामक स्थल पर स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न, देश की समृद्धि का प्रमुख संकेतक क्या है? देश की समृद्धि का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च राष्ट्रीय आय, कृषि क्षेत्र की प्रगति और जीडीपी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति उच्च आय जो है ये देश की समृद्धि का प्रमुख संकेतक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, उष्ण कटिबंध है, आपको बताना है कि उष्ण कटिबंध किसे कहा जा सकता है। ठीक, किसको कहा जाएगा? मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक और भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के भाग को, ठीक, क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ठीक, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती, ठीक, और इसीलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। अब देखिए कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा गया। ठीक। तो यहां पर कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य की जो स्थिति है उसे उष्ण कटिबंध कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मूलाधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में, मूलाधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में नागरिक किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मूलाधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में नागरिक किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 124। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत मूलाधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में नागरिक जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने और उपचार पाने का अधिकार। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने और उपचार पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। ठीक, ये अनुच्छेद 32 जो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, जहां तक अभी देखा गया है तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए, ठीक, सभी परीक्षाओं में जो जीएस वाला पार्ट होता है, जीके जीएस का पार्ट होता है, उसमें लगभग एक प्रश्न तो ऐसा जरूर आता है जो खेल से संबंधित हो, या एक दिवस से संबंधित आ जाएगा, या एक वायरस या अन्य बीमारियों से संबंधित। ये क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में देखे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ग्रैंड स्लैम पद जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न, ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, इनमें से कौन संघनन नहीं है? ठीक, ऑप्शन है पाला, कोहरा, ओस, धुआं। देखिए, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? धुआं। क्योंकि देखिए, अब अगर ऐसे हम नॉर्मली मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता, ठीक, और इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमको तुक्का मारना। ठीक, तो
तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्योंकि आप देखिए ओस जो हुआ ये क्या है, ओस कोहरा, ठीक, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, ये क्या है, ये संघनित होती हैं, ठीक, मतलब संघनित होकर ऊपर से नीचे आती हैं। और धुआं क्या है, नीचे से ऊपर ऊपर जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। इसी के साथ सामान्य अध्ययन के सॉल्व मॉडल पेपर की यह पहली श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में 30 नवीन प्रश्नों के साथ हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।